Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to do part 3 of Unit 4 Block 1 MPCE 032, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. I have already made first and second part and you will look at the index where I have highlighted them with different colors. So pink highlighted portion is already covered, blue highlighted portion is also already covered. Now we are going to complete managing anger, time management and other training programs. These are the sections that are going to be covered in today's video, and the videos which are made on this chapter, you will get their link in the description section, so kindly check the description section. And please do not forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students so that everyone gets benefit out of it. And if possible, try to comment and let me know how you are liking my videos. Now let us start with एंगर मैनेजमेंट. एंगर मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो सबको होता है. गुस्सा आता है. गुस्सा बहुत कॉमन इमोशन है और उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं हम गुस्सा क्यों करते हैं, हमारे को गुस्सा क्यों आता है. कुछ रीज़न इन्होंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं. इससे ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं. अगर आपको आता है तो आप मेंशन कर सकते हैं. लेकिन एंगर मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजिंग एंगर टॉपिक जो है उसमें अगर आप लिखेंगे तो आप अपनी मर्जी से भी कुछ एड ऑन कर सकते हैं अगर आपको पता है तो. एंगर एक ऐसा इमोशन है जिसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. जैसे कि हमारी अगर पर्सनल नीड पूरी नहीं होती है तो हमारे को गुस्सा आने लगता है. अगर हमारे राइट्स का वायलेशन होता है तो हमें गुस्सा आने लगता है. अगर हम उस पे काम नहीं कर पाते तो हमारी फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होने लगती है और हम किसी ना किसी तरह से कहीं ना कहीं निकालना शुरू कर देते हैं अपने गुस्से को. हमें अगर ये लगता है कि कोई चीज़ सही है और सामने गलत चीज़ हो रही है तो हमें गुस्सा आता है. ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारा एंगर, जिसको अगर हम जिस चीज़ को वैल्यू करते हैं वो अगर नहीं हो रही होती है तो हमें गुस्सा आने लगता है. हम अगर अपनी पावर दिखाना चाहते हैं तो हम गुस्से से दिखाते हैं. जब हम देखते हैं कि सामने वाला तो डर गया हमारे गुस्से से तो हम बार बार उस बिहेवियर को रिपीट करते हैं. तो दैट इज अ काइंड ऑफ लर्नड बिहेवियर, जहां हम समझते हैं कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा. जब भी कोई एंग्री होता है और उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो वो तरह तरह से हमारे अंदर से निकलना शुरू हो जाता है. जैसे कि हेडेक होना शुरू हो जाना, हाइपर टेंशन हो जाना, बॉडी में अल्सर्स बन जाना, अस्थमेटिक हो जाना. तो ये हमारी लाइफस्टाइल इश्यूज की वजह से हो जाता है. हम किस तरह से चीज़ों को हैंडल करते हैं और एंगर की वजह से भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है. बेटर आइडिया इज उसको बॉटल अप ना होके उसको निकालना, उसको वेंटिलेट करना, बट सही तरीके से वेंटिलेट करना. कुछ जनरल मेथड जो एम्प्लॉय किए गए हैं कि हम किस तरह से एंगर शो करते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट. यानी हम अपना गुस्सा, किसी और पे हमें गुस्सा होता है लेकिन हम किसी और पे निकाल देते हैं. दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. आपको अपने बॉस पे गुस्सा है लेकिन आपको लगता है कि फैमिली मेंबर्स पे चिल्ला देते हैं क्योंकि बॉस पे चिल्लाओगे तो नौकरी चली जाएगी. बेटर आइडिया इज किसी और पे जो वीकर पार्ट है आपकी लाइफ का उसके ऊपर चिल्ला दो. तो दे आर स्केप गोट्स जिसके ऊपर आप चिल्ला रहे हो. ये हम बहुत कॉमनली देखते हैं. तो ये टेक्निक, दिस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अवर एंगर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हम अपनी फीलिंग्स को कैसे मैनेज करें और कैसे इसको अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस करें. एंगर दोनों काम कर सकता है. आप इसको कंस्ट्रक्टिवली भी यूज कर सकते हो, डिस्ट्रक्टिवली भी यूज कर सकते हो. इसके आउटकम कंस्ट्रक्टिव भी आ सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी आ सकते हैं. जैसे कि अगर कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉयज पे गुस्सा दिखा के बोलता है कि भाई तुम लोग ढंग से काम कर लो और टास्क जल्दी से कंप्लीट कर लो, तो थोड़ा सा अगर ढंग से मैनेज करके गुस्सा करेगा तो शायद एम्प्लॉयज वर्क करने लगेंगे. लेकिन अगर उसने उसको बहुत ज़्यादा एक्सेजरेट करके एक्सप्रेस किया, वायलेंट हो गया, किसी को एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, उसको हैरेस करने लगे एम्प्लॉयज को, तो फिर वो एम्प्लॉयज पे गुस्सा उल्टा बन जाएगा और वो अपोजिशन शो करने लगेंगे, वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, वो प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे टास्क कंप्लीट करने के. बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस करेगा. हमेशा हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस लेवल तक गुस्सा करना है जिससे हमें आउटकम पॉजिटिव मिले. पॉजिटिव आउटकम का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव आउटकम का मतलब होता है कि हमें पता हो कि कौन सा स्पेसिफिक एक्शन करना है अपने गुस्से के ऊपर. जो हमें सबसे पहला काम होगा हमारा
प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या रीजन हो सकता है, एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग करना उसके ऊपर कि प्रॉब्लम अब सॉल्व कैसे हो सकती है। इंस्टेड ऑफ चिल्लाओ, हम अगर उसका सोल्यूशन निकाल लें और एक डिसाइड कर ले कि इस सोल्यूशन को इस तरह से एक्शन में लाएंगे तो हमारा बहुत तरीके से चीज़ें चेंज हो सकती है। हमें ये गुस्सा हमें हेल्प करता है हमारे सेंस ऑफ वर्च्यू एंड राइटियसनेस के बारे में बताने में, मेंटेन करने, हमें एक जस्टिफाइड बिलीफ प्रोवाइड करता है कि हम कौन सी वैल्यूज को कैरी करते हैं एंड उनको कैसे आगे ले जाना है। यहाँ पे इन्होंने टिप्स दिए हैं एंगर मैनेजमेंट की। क्या क्या टिप्स हैं? पहली बात तो आप कभी भी किसी की पर्सनालिटी पे अटैक मत करो। जब भी आप देखते हो कि किसी पर आपको गुस्सा आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग कि तुम्हारी वजह से गुस्सा आ रहा है, ऐसे करके बोलने की बजाय आपको ये बोलना है कि मैं गुस्सा फील कर रही हूँ इस एक्शन की वजह से, आपके इस एक्शन की वजह से। तो अगर आप किसी की पर्सनैलिटी पे अटैक करते हो कि तुम ही कारण हो, तुम्हारी ही वजह से हुआ है, तो मतलब वो आप उस इंसान को खुद ही गुस्से में ला रहे हो, आप उसको एक्शन करने पर मजबूर कर रहे हो। सो दैट इज वाई एम्प्लॉय को अगर कोई उसका बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट लगता है तो निगेटिव एक्सप्रेशन क्या है, आप कैसे उसको नेगेटिव बना लोगे एम्प्लॉय को, अगर आपने नेगेटिव तरीके से अपने गुस्से को एक्सप्रेस किया है। अगर एम्प्लॉय के बिहेवियर से आपको गुस्सा आ रहा है और आपने बोला कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ऐसा काम कर दिया, और सही से उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे इंस्टेड, तो वो नेगेटिव एक्सप्रेशन है आपके गुस्से का। अब इसी गुस्से को पॉजिटिवली आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप ये बोलें कि मैं एंग्री हूँ तो क्योंकि तुमने इस काम को इस तरह से किया है। सो अब जब आप इस तरह से बोलते हैं और आप उस पर्सन को अटैक नहीं कर रहे हैं तो वो इंसान आपकी बात सुनेगा। आप उसको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो कि भाई मुझे तुम्हारा ये काम पसंद नहीं आया है और तुम अगर इस काम को ऐसे करोगे तो मैं गुस्सा फील नहीं करूंगा या करूंगी, और उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन देके इंश्योर करना कि भाई मैं समझ गया तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स है। उसमें एंथुसियाज्म डेवलप हो जाएगा, वो ढंग से काम करेगा, आपको रेस्पेक्ट देगा, और नेक्स्ट टाइम अगर कोई डिफिकल्टी आएगी तो वो आपको रीच आउट करेगा। लेकिन अगर आपने नेगेटिवली एक्सप्रेस किया, उसको दोष मारा, उसकी पर्सनालिटी पे उंगली उठाई, तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा और हो सकता है कि आप उसको इंसल्ट करोगे तो वो उसके कम्युनिकेशन का जो थिंकिंग है वो ब्लॉक हो जाएगी और वो ढंग से कम्युनिकेट नहीं करेगा और उसका माइंडसेट आपके अगेंस्ट हो जाएगा। सो हमेशा हमें लोगों को रिकनसाइल करना आना चाहिए, फॉरगिव करना आना चाहिए और म्यूचुअली वर्कआउट करना चाहिए फ्यूचर रिलेशनशिप्स के लिए। एंड जो एंगर है ना, ये एक तरह की एनर्जी होती है। इमोशन इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, वो हमें चैनलाइज कर सकती है। हम अगर एनर्जी को चैनलाइज करने लगे, सही डायरेक्शन में करेक्टली हैंडल करने लगे, तो हम अलग ही हाइट्स में पहुंच सकते हैं। हमारी लाइफ अगर जॉयफुल होगी तो हमारी लाइफ पे उसका अच्छा असर भी पड़ता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है मिसनॉमर है। वैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता एक्चुअली। हमारे लाइफ के जो इवेंट्स हैं उनको हम टाइम के रेस्पेक्ट में मैनेज कर सकते हैं। सो टाइम तो चला ही जा रहा है, उसको आप मैनेज नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके लाइफ के इवेंट्स को आप सर्टेनली मैनेज कर सकते हो। सो किस तरह से हम अपने टाइम को मैनेज करते हैं वो एक स्किल है, और वो तब आती है जब हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं, जब हम प्लान करते हैं अपनी चीज़ें, उसको इवैल्यूएशन करते हैं और हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है। तो किस तरह से हम अपने टाइम को कर रहे हैं वो डिपेंड करता है हमारी स्किल्स पे। तो टाइम एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और लिमिटेड रिसोर्स है, वैसे ही जैसे कि पैसा होता है। सो और इस टाइम को हम अगर ढंग से प्रोटेक्ट करें, बजट करें, वाइजली उसको अरेंज करें, तो बहुत सारे बेनिफिट हमें हो सकते हैं। सो जो भी लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स की, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव देखे गए हैं। उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ये चीज़ें अकम्प्लिश करने की, अपने काम अकम्प्लिश करने के लिए। वो उनमें स्ट्रेस कम दिखाई देता है और वो अपनी चीज़ों को उस तरह से कर पाते हैं जैसे वो करना चाहते हैं। उनके पास बहुत सारे चीज़ें होती है करने के लिए, ऑल बिकॉज उनके पास टाइम बच जाता है और क्योंकि उन्होंने टाइम को मैनेज किया होता है, तो बहुत सारी चीज़ें वो कर पाते हैं और वो दूसरों से पॉजिटिवली रिलेट भी कर पाते हैं। उन्हें खुद के लिए बेटर फील होता है, ऐसा डॉड एंड सुंदम ने 2005 में बताया था। तो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो तभी बेस्ट वर्क करती है जब आपको ये पता हो कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, आप कितने सेल्फ मोटिवेटेड है, कितने सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ ना
पॉइंट दिए हैं, 10 स्ट्रेटेजीज बताई हैं कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। इनमें से अगर आप कुछ अप्लाई कर लो या सारी अप्लाई कर लो तो आपको भी हेल्प मिलेगा ये सारी क्वालिटीज डेवलप करने में अपने अंदर। वो क्या क्या है? पहले तो टाइम लॉग बनाना बहुत ज़रूरी है कि सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और आप कैसे शुरू करोगे। 1 वीक या 2 वीक में आप देखो कि हर 15 मिनट के इंटरवल में आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो। उसका जब आपने लिख लिया तो उसको फिर आप उसके ये देखो कि रिजल्ट क्या आया, जो भी आपने एक्टिविटीज़ पूरे दिन में किया उसका रिजल्ट क्या आया, और खुद से पूछो क्या ये जो भी आपने किया वो रिक्वायर्ड थी, मतलब नीडेड थी। और जब आप एक बारी ये पता लगा लेंगे कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो बेनिफिशियल नहीं थी फिर भी आप कर रहे हैं, तो फिर आप उसको कट डाउन कर सकते हैं, कट शॉर्ट कर सकते हैं। और ऐसे टास्क को आपको पता करना है कि कौन से टास्क ज़्यादा टाइम लेते हैं। कई बार बहुत सारे कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम आपके दिन का ले लेते हैं, और कौन से ऐसे टास्क है जो टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन प्रोडक्टिव भी हैं, उनको भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका सारा टाइम जा कहाँ रहा है, जॉब में जा रहा है, फैमिली में जा रहा है, पर्सनल रिक्रिएशनल एक्टिविटी में जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो आप देखो। देन आइडेंटिफाई करो कि कैसे आप कुछ ऐसे वर्क को जो बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले लेते हैं वो आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं, क्या उसको आप कैसे कुछ चंक्स में डिवाइड करके कहीं पूरे वीक में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो अगर आप में ये अच्छा आइडिया लग गया कि आप कैसे टाइम का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, आपका कैसे टास्क किस किस टाइम पे होना चाहिए, एक रियलिस्टिक प्लानिंग अगर आप कर लो तो आपकी सारी एक्टिविटीज सही टाइम पे सही से हो पाएंगी। सेट प्रायोरिटीज। आप प्रायोरिटीज को कैसे सेट कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए ये इस टॉपिक में हमारे को ये बताया हुआ है। जैसे कि अगर आप टाइम को मैनेजमेंट करना चाहते हो और इफेक्टिवली मैनेज करना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन से टास्क इंपॉर्टेंट है और कौन से अर्जेंट है। सो इम्पॉर्टेंट वो हैं जो आपको करना ही है, वो करना पड़ेगा। अर्जेंट है जो इमीडिएटली करना है। सो जब आप इन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हो कौन से ऐसे हैं जो बिल्कुल अर्जेंट है और कौन से ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट है, तो आप उनको एक प्रायोरिटाइज कर सकते हो। मतलब टू डू लिस्ट तो बनाओ कि कौन कौन से काम हैं और उनमें उनको ग्रेडिंग कर दो, लिस्ट डाउन कर लो कि कौन सा ऐसा आइटम है जो रैंकिंग करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऐसा आइटम है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा जो है वो कम इंपॉर्टेंट है। अगेन जब आप टू डू लिस्ट बनाते हो तो वो डेली बेसिस पे बना सकते हो, वीकली बेसिस पे बना सकते हो, मंथली बेसिस पे भी बना सकते हो। सो वो डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या लाइफस्टाइल है। तो जब भी आप अपनी टू डू लिस्ट में आइटम्स को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं सो वो अननेसेसरी एक्टिविटीज में आपको फंसाता नहीं है। ऐसी एक्टिविटीज जो इंटरेस्टिंग तो होती हैं और आपको बड़ा मजा भी आता है करने में, लेकिन वो इंपॉर्टेंट या अर्जेंट नहीं होती और आप फिर ड्यू डेट्स मिस नहीं करते हो। यूजिंग ए प्लानिंग टूल। पर्सनल प्लानिंग टूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इससे आप ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं। तो जो भी आपके टास्क शेड्यूल्स या मेमोरी जॉगर्स होते हैं वो उसको आप यूज़ कर सकते हो सो दैट अगर आप लिख रहे हो ना तो आपके दिमाग में जो चीज़ें घूम रही होती है, अरे ये भी करना है वो भी करना है, वो वाला स्ट्रेस चला जाता है। ऑल बिकॉज आपने कहीं पे उसको नोट डाउन कर लिया। तो आपका दिमाग बार बार आपको नॉक करके ये नहीं बोलता अरे वो तो भूल ही गए काम, अरे वो तो उस दिन होना था, है ना। सो इसीलिए शेड्यूलिंग एंड राइटिंग टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये प्लानिंग टूल्स जो है वो आपको टाइम टू टाइम रिमाइंडर भी भेजते रहते हैं कि भाई इसका टाइम आ गया, ये करने का ये डेट है, ऐसे। सो हमेशा इन्फॉर्मेशन को एक टूल पे लिखते रहना चाहिए। और उसके अलावा किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है वो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट डाउन किया है। जैसे कि अपने प्लानिंग टूल को डेली रिव्यू करना है, रोज़ देखना है कि आपने प्लानिंग टूल में क्या डाला है और आज का क्या टास्क है, और उस प्लानिंग टूल को अपने साथ ही कैरी करना है। हमेशा प्रायोरिटीज पे जो काम है उनको याद रखें उस टूल को देखकर, और उसको बार बार अपने टूल को रिफर करते रहें। जब भी आप कोई नया एडजस्टमेंट करते हैं, न्यू शेड्यूलिंग करते हैं, तो उस प्लानिंग टूल को जरूर एक बार चेक करें। ऑल्सो उसको सिंक्रोनाइज करना ज़रूरी है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉनिक प्लानर्स के साथ कंप्यूटर में, एंड अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां आप अपने प्लानिंग टूल डालते हैं उनको आप उनकी बैटरीज को ज़रूर रिचार्ज करते रहे सो दैट आप रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड रहे। एंड बैकअप सिस्टम ज़रूर रखना है, यानी कि अगर आप हार्ड कॉपी में भी लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है जहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिकली चेक कर सकते हैं अपना टूल, तो एटलीस्ट आपके पास एक हार्ड कॉपी भी होगी जहाँ आप कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज गेट ऑर्गेनाइज्ड। हमेशा सबसे पहली चीज जब भी आप ऑर्गेनाइज्ड होना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि गेट रिड ऑफ क्लटर्स। आपके पास जितनी भी फालतू चीजें हैं उनको हटाओ वहां से, जो आपके काम की बिल्कुल नहीं है। अगर आपने उनको नहीं हटाया तो आप हमेशा फंसे रहोगे, कहीं ना कहीं स्टक फील करोगे। तो 5 ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं इंफॉर्मेशन को हैंडलिंग के लिए कि कैसे आप इंफॉर्मेशन को हैंडल कर सकते हो। पहला है थ्रो इट अवे, डिलीट इट और अदरवाइज गेट रिड ऑफ इट। या तो आप उसको अननेसेसरी चीजों को फेंक दो जो आपके इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है, या डिलीट कर दो उस इन्फॉर्मेशन को, या किसी तरह से उसको हटाओ। सेकंड है इन्फॉर्मेशन को डेलीगेट कर दो, किसी को दे दो या उसको कहीं पे फाइल में स्टोर करके रख दो, और अगर वो इन्फॉर्मेशन किसी को रेस्पॉन्ड करने वाली है तो आप रेस्पॉन्ड कर दो। थर्ड इज अपने आप ही सारी चीजों को हैंडल करो, किसी को पकड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है। और जब आपका काम हो जाए तो उसको या तो फाइल इट या फिर थ्रो इट। फोर्थ ऑप्शन है इसको टेम्परेरीली फाइल कर लो जब तक कि नेक्स्ट आपको जो करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ना मिल जाए, या आपको हो सकता है एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत हो कोई चीज कंप्लीट करने के लिए, तो उसको कहीं पे आप रख लो, फॉलो अप करते जाओ। एक टिकलर फाइल का इन्होंने बताया है कि वो भी यूजफुल होती है टेम्परेरी इंफॉर्मेशन स्टोर करने की। देन फाइल जो है ये परमानेंटली करना अच्छी बात है, जहाँ और ऐसी जगह पे आप फाइल करो जो आप आसानी से निकाल सको। आप भूलो ना कि भाई कहाँ रखा था हमने, क्या वो इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर की थी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सो उसको सही जगह पे रखना भी जरूरी है। नेक्स्ट इज शेड्यूल योर टाइम अप्रोप्रिएटली। टाइम को कैसे शेड्यूल किया जाए, सबको यही कंफ्यूजन होता है, पूरे दिन तो काम ही करते रहते हैं, शेड्यूलिंग क्या करें। तो जब भी गुड शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो पहली चीज तो किसी और से नहीं करवाना, खुद से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप दिन में कौन से टाइम पे ज्यादा प्रोडक्टिव और अलर्ट होते हो। सो जिस टाइम पे आप में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो टाइम आपको डेलीगेट करना चाहिए ऐसे चैलेंजिंग टास्क के लिए जो सब थोड़े मुश्किल होते हैं, जिसमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप अलर्ट और प्रोडक्टिव होते हो, आप में एनर्जी होती है, उस टाइम पे आप वो चैलेंजिंग टास्क कर पाओगे आराम से। फिर अपने कुछ ऐसे टाइम को ब्लॉक करके रखना है कि जब आप अपने शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं तब कोई आपको इंटरप्ट ना करे, कोई आपको परेशान ना करे। उस टाइम पे आप किसी को अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को अंदर नहीं आने देंगे, वो आपको करना पड़ेगा। एंड देन आपके डे का 3/4 टाइम ऐसा होना चाहिए जो आप शेड्यूल के अकॉर्डिंगली चलेंगे और उसमें कहीं पे भी कोई बीच में इंटरप्शन या इंटरफेरेंस का स्कोप ना हो। बचा हुआ जो 1/4 डे है वो आप फिर क्रिएटिव एक्टिविटीज, बाकी एक्टिविटीज के लिए लगा सकते हैं, थिंकिंग, ड्रीमिंग, प्लानिंग, राइटिंग, पार्टिंग, जो भी आप करना चाहते हैं। नाउ डेलीगेट, गेट हेल्प फ्रॉम अदर्स। सपोज आपके पास इतना काम है कि आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं अपने काम को लेकर। आपको लगता है कि भाई मैं इतना सारा काम कैसे करूं, जो मैं कोई और भी कर सकता है वो भी मुझे को करना पड़ रहा है। सो उसके लिए डेलीगेशन एक टर्म है, इसका मतलब होता है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी ऐसे इंसान को पकड़ा देना, थोड़े काम की, कुछ टास्क की किसी और को पकड़ा देना, सो दैट वो जो टाइम आपके पास फ्री होगा उसमें आप वो टास्क कर सको जिसमें आपकी एक्सपर्टीज चाहिए है, जो आपके बिना कोई और नहीं कर सकता। तो डेलीगेशन स्टार्ट होता है जब आप आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे कौन से टास्क है जो कोई और भी कर सकता है। एंड देन सेकंड होता है ऐसे अप्रोप्रिएट पर्सन को सिलेक्ट करना जो वो टास्क कर पाएगा। और जब आप सिलेक्ट करेंगे किसी को तो आपको चेक करना होगा कि उसमें अप्रोप्रिएट स्किल्स, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट और अथॉरिटी है उस टास्क को कंप्लीट करने की कि नहीं है। ये जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको स्पेसिफिकली बताना होगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप उस टास्क को किस तरह से करवाना चाहते हैं, ये टास्क है क्या। जब आपने ये बता दिया उस पर्सन को तो आपको उस पर्सन को इतनी फ्रीडम देनी होगी कि वो अपने पर्सनलाइज्ड वे में उस टास्क को अकम्प्लिश करे। और ओकेजनली आप जाके पता लगा सकते हो कि वो पर्सन किस लेवल तक पहुंच गया उस टास्क में। आपको अगर कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है आप वो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि आप उसको ओवर पावर कर रहे हैं या आपने उसको टेक ओवर कर लिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ये नहीं होना चाहिए। आपने उसको डेलीगेट किया वो करेगा, लेकिन यू कैन हेल्प देम आउट कि भाई ऐसे को गाइड कर सकते हो। एंड हमेशा जब भी जिस पर्सन को आप दे रहे हैं कोई डेलीगेशन का काम, तो उसको अप्रिसिएशन इज मस्ट। आप उसको रिवार्ड करना ना भूलें, उसको वर्ड्स में अप्रिशिएट करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सकती है उस टास्क में तो आप वो सजेशन भी दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट का।
नेक्स्ट इज स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। प्रोक्रास्टिनेशन आपने सुना होगा और आप जानते होंगे, प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है जब हम काम को टालते रहते हैं, हम चाह कर भी नहीं कर पाते। स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स में देखा जाता है, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सोचते हैं चलो कल से स्टार्ट करेंगे, आज से क्या पढ़ना, चलो परसों से कर लेंगे, कल कल यहाँ चले जाएंगे। सो जब आप काम को टालते हो तो वो पाइलअप होने लगता है और आप ओवरवेलमिंग फील करने लगते हो। आप कभी कभी काम ही इतना बोरिंग लगता है कि आपको लगता है छोड़ो, कल परसों पे टालते रहते हैं, या फिर अनप्लीसेंट सा फील होता है उसको करने के लिए। तो जब हम काम को टालते रहते हैं सो वो हमें टेंशन में डाल देता है। बेटर आइडिया इज उसको पोस्टपोन करने के बजाय अगर आप उस काम को स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लें और इंस्टेड ऑफ सिटिंग फॉर आवर्स ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क, अगर आप उस टास्क को स्मॉल टुकड़ों में छोटे छोटे टाइम पीरियड में करें, सपोज आधे आधे घंटे के टास्क में आपने उस टास्क को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लिया कि एक टॉपिक पढ़ के ब्रेक ले लेंगे, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ के ब्रेक ले लेंगे, तो आपका काम जल्दी होना शुरू हो जाएगा एंड जो डेडलाइन है वो आपकी निकलेगी नहीं। अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो ठीक है, मैं ये आइडिया अच्छा है लेकिन मैं तो स्टार्ट ही नहीं कर पाती, अगर कोई काम शुरू किया है तो वो शुरू ही नहीं हो पाता है, सोचते ही रहते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं होता, तब आपको क्या करना है, आपको पहले उसके लिए मटेरियल्स एंड नोट्स इकट्ठे करने होंगे कि भाई स्टार्ट कैसे करें। तो थोड़ा सा अगर आपको आइडिया मिल जाए, जैसे मेरे वीडियोस हैं, आप एक बार सुन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप बैठ जाएंगे पढ़ने। सो इस तरह से अगर शुरुआत हो जाए थोड़े प्रिपरेशन से तो वो करनी चाहिए। और जब भी आपने एक टास्क कंप्लीट किया तो अपने आप को रिवार्ड देना ना भूले। जब आप रिवार्ड देते हैं तो वो काम मोटिवेशन की तौर पे लगता है कि हाँ ठीक है, ये करूंगी तो ये मिल जाएगा। जैसे कि सपोज आपने चॉकलेट रख ली, ये पैराग्राफ पढ़ लूंगी तभी चॉकलेट की एक बाइट खाऊंगी। सो इस तरह से पानी तभी पीऊंगी जब एक दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर लूंगी। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों में अगर आप रिवार्ड ढूंढ लेंगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैनेज एक्सटर्नल टाइम वेस्टर्स। कई बारी क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है दूसरों की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से, जो बाहर से हमारे ऊपर काम थोप दिया जाता है या आ जाते हैं अननेसेसरीली। तो उसको एलिमिनेट करने की कुछ एक्टिविटीज़ है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। जैसे कि नंबर 1, अगर टेलीफोन कन्वर्सेशन है, किसी ने आपको कॉल कर दिया तो उस टेलीफोन कन्वर्सेशन को आप क्रिस्प रखें, टू द पॉइंट बात करें और काम खत्म करें, बात खत्म करें, फालतू में बढ़ाएं ना बात। जो सामने वाले ने बोला उसको सुनो, उसका रेस्पॉन्ड किया और खत्म किया, अपनी तरफ से एक्सटेंड मत करो उस चीज को। सो आपका टाइम बचेगा। सेकेंड, जो भी आपसे मिलने के लिए लोग आते हैं उनको शेड्यूल्ड टाइम पे बुलाएं, उनको अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं, उनको एक टाइम दें, उस टाइम पे वो आए और उसके बाद टाइम के बाद चले जाएं। फालतू में उनको कभी भी आने का न्योता ना दें। थर्ड इज टाइम में जब भी मीटिंग है कोई तो टाइम पे पहुंचे और अपने एजेंडा को डिस्कस करें। अगर मीटिंग में कोई ऐसी चीजें हैं जो आप बाद में देखने वाली हैं, बाद में रेस्पॉन्ड करने वाली हैं, जैसे ईमेल्स हो गए, है ना, बाकी कोई लेटर्स हैं आपके पास, कोई एप्लीकेशंस है, अगर उनको रेस्पॉन्ड करना तो एक टाइम सेट कर लें कि एक स्पेसिफिक टाइम, सपोज शाम के 8 बजे, शाम को 8 बजे ही आप सारे ईमेल्स चेक करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे, तो आपका टाइम बचेगा। सोशल मीडिया बार बार एक्सप्लोर ना करें, एक टाइम सेट करें कि इतने बजे मैं टाइम बैठूंगी देखने के लिए और इतने बजे तक खत्म कर लूंगी। तो जब आपका टाइम टेबल होता है तो आपको ये चीजें ओवरवेलमिंग नहीं लगती और आप इनको ब्लेम नहीं करते कि इनकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हुआ। एंड देन फैमिली ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, उनको भी शेड्यूल करना बहुत जरूरी है, आपकी अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, उसको भी आपको शेड्यूल करना चाहिए। अवॉइड मल्टीटास्किंग। हम लोग सोचते हैं जो मल्टीटास्कर होते हैं बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं, बट अभी एट प्रेजेंट साइकोलॉजिकल स्टडी आई है, उसने शो किया है जो मल्टीटास्किंग है बेसिकली टाइम सेवर बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं जब आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जंप करते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी लूज हो जाती है। तो आपका अगर डेली रूटीन में मल्टीटास्किंग है, आप रोज के रोज मल्टीटास्किंग करते हैं, तो जो लोग ऐसा करते हैं उनमें देखा गया है कि उनका कंसंट्रेशन बहुत पुअर हो गया होता है और वो फोकस नहीं कर पाते एक चीज में, क्योंकि उनके दिमाग में 4 चीजें चल रही होती हैं एंड उनको जल्दी से लगता है कि ये भी कंप्लीट करो, वो भी कंप्लीट करो, ऐसा ना। लास्ट इसमें है स्टे हेल्दी। हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपनी केयर नहीं की, अपने को अटेंशन नहीं दिया, तो आपने अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ नहीं किया। सो अपना टाइम इस
में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है कि आप अपना कितना ध्यान रखते हैं। अपने रिलैक्सेशन टाइम को शेड्यूल करना चाहिए। ऐसी रिजुविनेटिंग एक्टिविटीज़ करते रहें जिससे आप फिजिकली एंड मेंटली अच्छा फील करें। तो कुछ एक्टिविटीज़ को मैं हमेशा अपने आप को रखें डालें, उससे आप जल्दी सारी चीज़ें अकम्प्लिश करने लायक हो जाते हैं। कैसे मैनेज करना अपने टाइम को, अपनी बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक को, ये आपको आना चाहिए। अपनी प्रायोरिटीज़ को आप शेड्यूल करना सीखो। पीक टाइम पे जब आपकी एनर्जी बहुत हाई होता है, आपका फोकस बहुत हाई होता है, तब आपके इम्पॉर्टेंट शेड्यूल वाले काम हो जाने चाहिए। पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से क्या होगा, आप ज़्यादा थके हुए महसूस करेंगे, आपका मूड स्विंग्स होता रहेगा, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन वहीं आप अगर सही से टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप देखोगे कि आपका स्ट्रेस कम हो गया है। और अपने आप को रिवार्ड करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि देखो मैंने ये मेजर टास्क आज अकम्प्लिश कर लिए, और फिर आप नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव कर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये क्वेश्चन खुद से ज़रूर पूछे, इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से अपने लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, अपना टाइम कितने अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। जैसे इनका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपने हेल्दी बैलेंस बनाया है वर्क और होम लाइफ में, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस आपका अच्छा है। सेकंड, क्या आप सारे टास्क टाइम पे, जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है वो टाइम पे अकम्प्लिश कर पा रहे हैं। थर्ड, क्या आपके पास इनफ टाइम होता है अपनी पर्सनल वेलबींग का। अगर इनका आंसर नो है, मतलब कि अब आपको फिर से अपना टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को चेक करना पड़ेगा और सही वाली टाइम मैनेजमेंट को बनाना पड़ेगा। और अगर आपका आंसर सही है, यस है इन सब में, यानी कि आप वंडरफुल टाइम मैनेजमेंट प्लानर है। तो सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट जब होता है तो हम देखते हैं कि हमारी पर्सनल हैप्पीनेस बढ़ गई है, हम बहुत सारी चीज़ें घर पे और ऑफिस पे अकम्प्लिश कर पा रहे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो गई है और हम बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर के लिए सेटिस्फाई फील करते हैं। अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने ऊपर पढ़े हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। उसके अलावा और भी प्रोग्राम्स होते हैं जो इनकी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि लीडरशिप ट्रेनिंग है, मोटिवेशन, एटीट्यूड चेंज, काउंसलिंग, सो दैट उनकी पर्सनालिटी एनहांस हो जाए, इरेशनल फियर्स एंड बिलीव्स को हम हटा सके, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हम करते हैं सो दैट उनका ऑप्टिमम एडजस्टमेंट हो सके वर्क प्लेस पे। पर्सनल लाइफ पे तो इंसान करता है, लेकिन वर्क प्लेस पे क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो इन ट्रेनिंग से इंसान लर्न कर लेता है। कुछ यहाँ पे इन पैराग्राफ्स में इन्होंने बताया है जो स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल क्या होती है, कैसे हम इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं को वर्कर्स के साथ और बॉस के साथ, वो एबिलिटी जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर सके, इफेक्टिवली इंटरेक्ट कर सके, उसको हम इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं। तो एम्प्लॉयज़ अगर ये लर्न कर लेते हैं सो उनमें एक अच्छी एज अ बेटर लिसनर वो हो जाते हैं, अपने आइडियाज़ को क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं और एक इफेक्टिव टीम प्लेयर की तरह रोल प्ले कर पाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक और स्किल है जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। जो नॉन रूटीन जॉब्स होते हैं, नॉन रूटीन जॉब्स मतलब वर्क प्लेस पे जो जॉब है, रूटीन जॉब तो वो है जो आप डेली दिनचर्या जो आपकी हो गई। नॉन रूटीन जो आप रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं, कभी कभी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया तब आपका कुछ और काम होता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आती है। अगर प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करना सीख गए तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, यानी कि आप मैनेजर से इंटरेक्ट करते हो, बाकी एम्प्लॉयज भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं। किस तरह से आप सब मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो जब आप ये स्किल डेवलप कर लेते हो तो आप में लॉजिक शार्पन हो जाता है, आप में रीजनिंग तेज हो जाती है, प्रॉब्लम को किस तरह से डिफाइन करना वो स्किल आप में डेवलप हो जाती है। आप कैसे किसी प्रॉब्लम का कॉज क्या है उसको फाइंड आउट कर पाओगे, कैसे उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस बता पाओगे, कैसे ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज कर पाओगे और बेस्ट सॉल्यूशन सिलेक्ट कर पाओगे, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर आता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफर्ट करता है कि सेल्फ मैनेज टीम हो उनके पास और उनमें ऐसी क्वालिटीज इंप्लीमेंट की जाए सो दैट मैनेजमेंट प्रोग्राम उसको अच्छे से रन कर सके और एम्प्लॉयज में वो क्वालिटीज इंप्लीमेंट कर सके।
नाउ एथिक्स ट्रेनिंग मतलब सबकी, जब भी हम बचपन से जब बड़े हो रहे होते हैं तो हम कुछ वैल्यूज लेके चलते हैं, वो ही एथिक्स जो होती है वो हमारे अंदर होती है, ऐसे रिसर्चर्स भी बोल रहे हैं। लेकिन रिसर्चर्स ये भी बोलते हैं कि जो हमने बचपन से सीखा होता है, जो वैल्यूज हमने सीखी होती हैं, वो बड़े होते होते बदल जाती हैं, चेंज होने लगती हैं। तो एथिक्स ट्रेनिंग जो है वो बहुत इफेक्टिव होगी अगर कंपनीज देने लगे। वो एम्प्लॉयज को हेल्प करती हैं पता लगाने के लिए कि एथिकल जो डिलेमास होते हैं कि ये सही है कि वो सही है, ऐसा करना ठीक था कि वैसा करना ठीक था। तो ये जो कंफ्यूजन होता है इसको क्लैरिफाई करती हैं जब हम एथिकल ट्रेनिंग देते हैं उनको। वो उनको पता होता है कि कौन से एक्शन से एथिकल इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, और वो फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंगली एथिकली एक्ट करना सीख जाते हैं। इवेल्युएशन ऑफ ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जब होता है तो उसको इवेल्युएट करना जरूरी है कि वो कितना बेनिफिशियल था किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या स्पेसिफिक वैल्यूज के बेसिस पे हम इवेल्युएट करेंगे वो हमें पता होना चाहिए, और क्या मोड हम लगाएंगे जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल था, मतलब कैसे पता चलेगा, हम किन से इंफॉर्मेशन लेंगे, एंड कौन कौन सी स्टेजेस में हम पता लगाएंगे, ये भी हमें पता लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपने रिसर्च वाले सब्जेक्ट में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, कैसे हम अलग अलग स्टेजेस में पता लगाते हैं कि कोई भी नया टेस्ट डेवलप हुआ या कोई स्टडी की तो वो कौन कौन से पीरियड में करना है। वैसे ही इवेल्युएशन में भी होता है कि हमें पता लगाना पड़ता है कि किस बेसिस पे हम इवेल्युएट करेंगे, कौन से इंफॉर्मेशन हमें चाहिए है, किस तरह से कलेक्ट करेंगे, कौन सी स्टेजेस में कलेक्ट करेंगे। तो जो प्रोसेस है ट्रेनिंग इवेल्युएशन का, उसको इन्होंने कुछ कुछ डेफिनेशन में डिफाइन किया है जो मैं ऐसे ही रीड करूंगी। यानी अटेम्प्ट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग परफॉर्मेंस एंड टू असेस द वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग इन द लाइट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। यानी कि वो अटेम्प्ट जहां हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ट्रेनिंग परफॉर्मेंस का इफेक्ट जानने के लिए, मतलब आपने ट्रेनिंग दी एंड उससे फायदा क्या हुआ उसको जानने के लिए हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसको हम फिर असेसमेंट करते हैं कि क्या इफेक्ट का क्या क्या असर हुआ। तो इवैल्यूएशन हमें हेल्प करता है ये पता करने के लिए कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए, क्या करेक्ट करनी चाहिए। सो ये 5 लेवल्स पे होता है इवैल्यूएशन ट्रेनिंग, वो यहाँ पे दी हुई है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है 5 लेवल्स क्या है इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। फर्स्ट है रिएक्शन। सबसे पहले जो ट्रेनीज है जिन्होंने ये ट्रेनिंग ली थी उनसे हम पूछेंगे कि उन्हें क्या फायदा हुआ इस ट्रेनिंग का, कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे, मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या था, जो टेक्निक्स यूज हुई थी वो कितना चीज़ों को क्लैरिफाई कर पाई उनके लिए। तो जो पोटेंशियल क्वेश्चंस है जो हम ट्रेनी से पूछ सकते हैं वो है व्हाट वर योर लर्निंग गोल्स फॉर द प्रोग्राम, आपके क्या गोल थे प्रोग्राम लर्न करने में। देन क्या आपने अचीव किया, क्या उनको ये प्रोग्राम पसंद आया, क्या वो किसी और को बोलेंगे कि यही प्रोग्राम वो सीखने जाए, उसके लर्निंग गोल को अचीव करने जाए इसी प्रोग्राम से, क्या वो सजेस्ट करेंगे इस प्रोग्राम में कोई इम्प्रूवमेंट, फिर ये क्या प्रोग्राम कंटिन्यू करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। तो ये वाली चीजें हम लर्नर से पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया कि लर्नर ने सीखने के बाद क्या रिएक्शन दिया। फिर लर्निंग का मतलब होता है जब ट्रेनिंग प्रोग्राम या ट्रेनर की एबिलिटी या ट्रेनी की एबिलिटी, ट्रेनर मतलब जिसने सिखाया, ट्रेनी मतलब जिसने सीखा, और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम खुद, इसको जब हम इवेल्युएट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कंटेंट जो लर्न किया है वो कितना लर्न किया है, कितना टाइम लगा लर्न करने में, और जो लर्नर की एबिलिटी है वो उसने उसकी इम्प्रूव हुई, और क्या वो उस एबिलिटी को जो उसने सीखा उसको वो अब अप्लाई कर पा रहा है, ये चीज लर्निंग में आ गई। देन थर्ड है जॉब बिहेवियर। क्या किस लेवल तक उस लर्निंग ने ट्रेनी को हेल्प किया है अपने जॉब में उस लर्निंग बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने में, किस तरह से वो उस लर्निंग को यूज कर रहा है, किस लेवल तक यूज कर पा रहा है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कितना बेनिफिशियल हुई ट्रेनिंग, मतलब उस ट्रेनिंग को यूज किया, लर्न किया उस ट्रेनिंग से, जॉब बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में किस फॉर्म में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, क्या क्वालिटी थी जो उसका आउटपुट निकला, उसका मोरल कितना चेंज हुआ, सेल्स टर्नओवर कितना रहा, ये सारी चीजों को हम चेक कर सकते हैं ट्रेनिंग के बाद।
देन अल्टीमेट वैल्यू में हम ये मेजर करते हैं कि अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का। कंपनी के जो गोल थे जैसे कि सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, ये वाली चीजें अचीव कर पाई कंपनी, उसमें कोई इंप्रूवमेंट आया। इंडिविजुअल गोल्स भी होते हैं जैसे कि पर्सनल, उस जो पर्सन है, ट्रेनी है जो सीख रहा था, उसकी पर्सनालिटी डेवलप हुई क्या, उसके सोशल गोल्स जो थे कि वो सोशल बेनिफिट्स मिले उसको, मैक्सिमाइज हो, क्या वो कर पाया, ये वाली चीजें हम अल्टीमेट वैल्यूज में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसीजन पॉइंट्स इन प्लानिंग, ट्रेनिंग, इवेलुएशन। अब हमने ट्रेनिंग तो दे दी, लेकिन जो हमें जब इवेलुएट करना होता है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, सो हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का इवेलुएशन प्लान आप बनाओगे, किस तरह से उस ट्रेनिंग को इवेलुएट करोगे कि वो वाकई बढ़िया ट्रेनिंग थी या नहीं थी। सो उसके लिए भी हमें कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करना पड़ता है कि ये पॉइंट्स हमें दिमाग में रखते हुए इवेलुएट करना है उस प्रोग्राम को। सो जॉन डोपायरा एंड लुई पिटोने ने 8 डिसीजन पॉइंट्स बताए थे जब भी हम ट्रेनिंग इवैल्यूएशन के लिए प्लानिंग करते हैं। तो पहला है, क्या हमें इवैल्यूएशन करना चाहिए, फिर किसको करना चाहिए, हु विल डू द इवैल्यूएशन, कौन करेगा। देन सेकंड पॉइंट इज पर्पस, क्या होगा इवैल्यूएशन का, हम क्या जानना चाहते हैं। तो इसमें 2 पर्पसेस के बारे में बात की है। एक तो जस्टिफिकेशन इवैल्यूएशन, यानी कि वाकई वो ट्रेनिंग जस्टिफाइड थी, करना था, एंड डिटर्मिनेशन इवैल्यूएशन, मतलब कि क्या उतने डिटर्मिनेशन के साथ वो ट्रेनिंग की गई है, क्या पूरा जब ट्रेनिंग दी जा रही थी तब सब लोग डिटर्मिन्ड थे, लेने वाले और देने वाले दोनों। तो वो तो पर्पस में क्या आएगा, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, ट्रेनिंग की जरूरत क्या थी, प्रोग्राम इंप्रूवमेंट, क्या प्रोग्राम से कुछ इंप्रूवमेंट दिखा, देन इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, और फिर ट्रेनिंग के बाद क्या आउटपुट निकला लोगों का, लोगों ने कैसा परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया, उसको इवैल्यूएट करना। तो इन सब चीजों को हम इवैल्यूएट करने का सोचते हैं, हमारा ये पर्पस होता है जानना। देन व्हाट विल बी मेजर्ड, हम क्या मेजर करेंगे। तो फोकस जो होता है ट्रेनिंग में तो होता ही है और डिलीवरी पे होता है, प्रोग्राम कंटेंट के ऊपर भी फोकस होता है। प्रोग्राम में आप कौन सा कंटेंट डाल रहे हो जो सिखाना चाहते हो, मटेरियल्स क्या यूज कर रहे हो, और उस ट्रेनिंग का इम्पैक्ट क्या हो रहा है जो लर्न करके जा रहे हैं वहां से। देन बिहेवियर और परफॉर्मेंस चेंज कैसा रहा, क्या आप प्री टेस्ट से पहले आपने ये परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर चेक किया था, और टेस्ट होने के बाद आपने देखा क्या हुआ, मतलब ट्रेनिंग से पहले एंड ट्रेनिंग के बाद, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट जिसे हम कहते हैं, रिसर्च सब्जेक्ट में हमने पढ़ा था, उनको हम करके चेक करते हैं कि क्या उस ट्रेनिंग का कुछ फायदा हुआ, कैसे ट्रेनीज जब वर्क पे वापस आ रहे हैं तो आउटपुट दे रहे हैं, किस तरह का आउटपुट दे रहे हैं, उनके रिजल्ट्स में कुछ हमें समझ में आ रहा है, उनके परफॉर्मेंस के बाद जो भी रिजल्ट्स दे रहे हैं कि वो वाकई उन्होंने बढ़िया कर दिया, हमें बहुत अच्छा फास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या हो रहा है। देन नेक्स्ट, हाउ कॉम्प्रिहेंसिव विल द इवैल्यूएशन बी, कितना डिटेल में आप उसको उस इवैल्यूएशन को रखोगे, मतलब जब आप इवैल्यूएट करोगे तो क्या आप इवैल्यूएशन का स्कोप देखोगे, कितने ड्यूरेशन तक का वो इवैल्यूएशन होगा उसको भी देखोगे, कितने डिटेल में जाएगा वो इवैल्यूएशन उसको भी चेक करोगे, एंड देन उसको सपोर्ट कौन करेगा, कौन से लोग इतना टाइम देंगे आपको, कितना स्पेस देंगे कि आप वो इवैल्यूएशन कर पाओगे, उस इवैल्यूएशन का पर्पस एंड वो किस तरह से कम्युनिकेट किया जाएगा जब इवैल्यूएशन करते हैं, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। देन हु हैज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फैक्टर्स पे भी हमें बात करना पड़ेगा कि किसके हाथ में ये अथॉरिटी होगी इवैल्यूएट करने की, और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा अगर कुछ ऊंच नीच होता है या बिल्कुल सही भी जा रहा है तो भी कौन जिम्मेदारी लेगा ये इवैल्यूएशन की। ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि पर्सनैलिटी, इंटरनल स्टाफ की क्रेडिबिलिटी, आप कितना ट्रस्ट कर पाओगे कि वो ऑनेस्टली वो उस इवैल्यूएशन को कर रहे हैं। देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट किस तरह से किया जा रहा है, और जो इंटरनल स्टाफ का जो ऑब्जेक्टिविटी है वो भी मैटर करती है, एंड रिजल्ट को ध्यान में ना रखते हुए क्या वो इसको अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं,
एंड देन व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा, डाटा आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ किन के ऊपर वैल्यूएशन करोगे, जिन पे वैल्यूएशन करोगे वही आपको डाटा देंगे, या कोई और भी जिन पे वैल्यूएशन नहीं कर रहे, क्या उसके अलावा भी कोई और लोग हैं जो आपको ये डाटा दे सकते हैं। तो वो डाटा जो है वो हमें रिएक्शन से मिल जाएगा, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उनके ओपिनियन क्या है उस प्रोग्राम के बारे में, उस ट्रेनिंग के बारे में, उनसे पता चल जाएगा। पार्टिसिपेंट्स ने जब टेस्ट दिया था तो उसका रिजल्ट क्या आया उससे पता चल जाएगा। देन जो मैनेजर्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, जो प्रोडक्शन रिकॉर्ड होगा, क्वालिटी कंट्रोल अगर किया गया होगा तो उससे पता चल जाएगा। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होंगे, उससे पता चल जाएगा कितने लोग आए थे, कितना पेमेंट किया था, खुशी खुशी पूरा पेमेंट दिया था कि उन्होंने कंजूसी दिखाई थी, डिस्काउंट मांगा था। देन पर्सनल रिकॉर्ड से भी पता चल जाएगा, सेफ्टी रिकॉर्ड से पता चल जाएगा। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास जहां से हम ये डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। देन हाउ विल द डाटा बी कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड, कैसे कंपाइल किया जाएगा, कैसे कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करने जो ट्रेनिंग से पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है सबसे पहले, क्योंकि वो एनालिसिस में हेल्प करता है प्री टेस्टिंग पर्पस के लिए। एंड देन ट्रेनिंग के टाइम पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं सो दैट हमें ये पता चले कि कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है इस तरह से। एंड देन ट्रेनिंग के बाद भी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं इवेल्युएशन के लिए। जो नेक्स्ट स्टेप उसके बाद होगा ये होगा कि कंट्रोल ग्रुप भी हम एक रखेंगे। कंट्रोल ग्रुप मतलब जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी हुई है, उसका भी डाटा हम रख लेंगे कंपैरिजन के लिए कि उनको जिनको हमने लिया था और जो कंट्रोल ग्रुप था वो पहले सेम थे ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग के बाद क्या वेरिएशन आया, ट्रेनिंग से के दौरान क्या वेरिएशन आया, ये सारी चीजें हम कंट्रोल ग्रुप से कंपेयर कर सकते हैं। तो कंट्रोल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसपे हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी। तो जब डाटा कंपाइल हो जाता है तो उसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, 85 लिख दिया इन्होंने, ये मैनुअली लिखा है इधर। एंड लास्ट स्टेप होता है हाउ विल द डाटा बी एनालाइज्ड एंड रिपोर्टेड। अब जब डाटा मिल तो गया हमें, अब हम उसको एनालाइज कैसे करेंगे और रिपोर्ट कैसे करेंगे। रिपोर्टिंग इशू अक्सर कंसर्न की बात होती है ऑडियंस के साथ। लाइक ऑडियंस कौन, मतलब कि जो पार्टिसिपेंट्स थे या ट्रेनीज थे, ट्रेनिंग स्टाफ था, मैनेजर्स थे, कस्टमर्स थे, एटसेट्रा। और सेकंड और थर्ड इशू क्या आता है, उनको क्यों इशू होगा, उनको इशू इसीलिए होगा क्योंकि उनकी बहुत सारे पर्सनल चीजें बाहर आ जाएंगी, है ना, इसीलिए वो थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं कि उनके बारे में कुछ पता ना चले। सेकंड और थर्ड इश्यूज जो है वो एनालिसिस रिजल्ट्स के लिए होता है। एक्यूरेसी पॉलिसीज, फॉर्मेट किस तरह का होगा, कितने एक्यूरेटली रिजल्ट निकाला जाएगा, ये वाली चीजें। नाउ मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन, दिस इज द लास्ट वन। उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी और ये फर्स्ट ब्लॉक भी खत्म हो जाएगा MPCE 032 का। सो मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरह से आप इवेल्युएट कर सकते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, कौन से मेथड यूज होते हैं। नंबर 1 क्वेश्चनएयर। क्वेश्चनएयर क्या होता है, वो क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर देना है, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चनएयर होता है। एंड ये लोगों के ओपिनियन पता लगाया जा सकते हैं, उनके रिएक्शंस, उनके व्यूज, ट्रेनीज के व्यूज, वो सब पता लगा सकते हैं। सेकेंड तरह का जो मेथड होता है वो है टेस्ट। स्टैंडर्ड जो टेस्ट किए जाते हैं उसको यूज कर सकते हैं कि ट्रेनीज ने क्या लर्न किया ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और आफ्टर द ट्रेनिंग। देन थर्ड होता है इंटरव्यूज। जब हम इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ट्रेनिंग की इतनी यूजफुलनेस क्या थी, कितना उनको इसको करने में मजा आया। देन स्टडीज, कॉम्प्रिहेंसिव जब हम स्टडीज करते हैं वो ओपिनियंस के बारे में हम पता लगा सकते हैं। ट्रेनर्स जो हैं वो उनके जजमेंट्स के बारे में पता लगा सकते हैं। जो सुपीरियर्स थे या पीयर ग्रुप्स थे उनको ट्रेनिंग के बारे में उनसे पूछताछ कर सकते हैं। देन ह्यूमन रिसोर्स फैक्टर्स भी होते हैं जिससे हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन कितना था जब वो ट्रेनिंग कर रहा था या ट्रेनिंग के बाद, और क्या एम्प्लॉयज का टर्नओवर डिक्रीज हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हमें ये सारी चीजें बता देता है कि क्या एम्प्लॉयज जॉब छोड़ के गए हैं या रिटेन कर रहे हैं या वो और बेटर करने लगे हैं। एब्सेंटिज्म का क्या हुआ, कम हुआ कि बढ़ गया, और एक्सीडेंट्स कम हुए, ग्रीवियंसेस का क्या हुआ, वो रिड्यूस हुए क्या, डिस्चार्जेस कितने हैं, डिसमिसल्स कितने हैं, वो सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से हमें पता चल जाता है। देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब कि हमने ट्रेनिंग में कितना पैसा लगाया, कॉस्ट ऑफ हायरिंग ट्रेनर्स लगा होगा, है ना, टूल्स
जो हमने यूज किए थे लर्निंग के लिए। फिर सेंटर का वेटेज, ट्रेनिंग सेंटर का वेस्टेज कितना हुआ, बहुत सारी चीजें वेस्ट होती है वहां पे, है ना, तो वो कितना वेस्टेज हुआ। प्रोडक्शन स्टॉपेजेस क्या थे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रेनर्स की कितनी आई, ट्रेनीज की कितनी आई, ये सारी चीजें कॉस्ट में आ गया, कितना खर्चा आया। एंड देन उसको कंपेयर करेंगे, हमें वैल्यू क्या मिली, कॉस्ट वर्सेस वैल्यू, यानी कि क्या टाइम बच रहा है अब लर्निंग करने के बाद, कम टाइम में लोग ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, लर्निंग इंप्रूव हो गई है, परफॉर्मेंस सुपीरियर हो गई है, ये सब हम इवेलुएट कर सकते हैं। देन फीडबैक, फीडबैक क्या है, इवेल्युएशन के बाद इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि क्या परफॉर्मेंस में क्या गैप्स कम हुए हैं या अभी भी गैप्स एग्जिस्ट करते हैं, और अगर गैप करते हैं एग्जिस्ट तो सेम गैप्स एग्जिस्ट करते हैं या गैप्स थोड़े से रिड्यूस हो गए हैं। तो ट्रेनिंग इवैल्यूएशन इंफॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ों के बारे में मिल सकती है हमें, जैसे कि कॉस्ट, टाइम स्पेंट, आउटकम, इसके बारे में, और इंस्ट्रक्टर्स, ट्रेनीज, ये सारे लोग हमें इसके बारे में बता सकते हैं, और क्या करेक्शन किया जा सकता है, कहाँ पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, और ट्रेनी की एक्टिविटी में क्या इम्प्रूवमेंट आया है, ये भी हम इसमें पता लगा सकते हैं। जो ट्रेनिंग इवैल्यूएटर होता है ना, उसको सिंसियरली इस बारे में चेक करना चाहिए कि जो कितना इफेक्टिव थी ट्रेनिंग और क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाए, सो दैट आगे की बार जब ये ट्रेनिंग दी जाएगी तब और बेटर हो परफॉर्मेंसेस लोगों की। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 4 ऑफ ब्लॉक 1 MPCE 032। तो आज हमने ब्लॉक 1 खत्म कर लिया MPCE 032 का। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियोस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.